हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली अपनी बिल्कुल से धुआंधार क्लास हो रही है, ठीक है, जो कि जिसका टाइम है शाम को एक सेकेंड जिसका जो टाइम है डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है। डेली होती है शाम को 3 बजे, जिसमें हम कोचिंग जैसा बिल्कुल से फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कोई एक पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, बिल्कुल से A to Z, और फास्ट वे में करवा रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के पहले पहले तक फास्ट वे में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को धुआंधार तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, आज जो हमारी क्लास का नंबर है वो है 35 नंबर। ठीक है, और चैप्टर जो चल रहा है अपना वो है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। ठीक है, ये TGT, PGT, LT जहाँ भी आर्ट पूछी जाती है, हम सबका लेवल 1 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए आर्ट से तो कहीं से भी बाहर ना जाए। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा दिया था, काफ़ी चीज़ें बता दी थी हमने इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। कल हमने घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिलती हैं, अग्निकुंड कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें शायद पढ़ा दी थी, यहाँ तक हो गया था, है ना। चलिए, तो आज की जो क्लास होगी अपनी, उसमें हम पढ़ लेते हैं आगे के बारे में। चलिए 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 चलते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, सुरकोटदा से। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, लोथल और कालीबंगा से। ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, आज हमें पढ़ना है, चलिए चलो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग टाइम से आ जाया करें, बिल्कुल से करेक्ट 3 बजे। ठीक है, चलिए चलिए पूछा जाएगा कि धातु की मूर्ति बनाने में किस विधि का यूज होता है, किया गया था, मतलब धातु की जो मूर्ति बनाई जाती थी किस विधा का इधर पर प्रयोग हुआ था, सिंधु काल में पूछा जा रहा है। चलिए नोट बताइए जल्दी से जिसको पता हो। धातु की मूर्ति बनाने के लिए किस विधा का यूज हुआ था, तो यहाँ आपको याद रखना है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का। ठीक है, याद रखना है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का। ठीक है, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मधुच्छिष्ट विधि। मधुच्छिष्ट विधि। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। पूछा कैसे जाएगा कि सिंधु काल में धातु बनाने के लिए, मतलब धातु की मूर्ति बनाने के लिए किस विधा का प्रयोग होता था या फिर किस विधि का, तो याद रखना है मधुच्छिष्ट विधि, जिसको हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पूछा जाएगा कि हड़प्पा की जो लिपि थी वो कैसी थी, यहाँ की जो लिपि थी कैसी थी, याद रखना है चित्रात्मक थी। कैसी थी लिपि यहाँ की, चित्रात्मक थी, ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए फिर पूछा जाएगा कि हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना है अगर अक्षर की बात आएगी कि कितने अक्षर यूज हुए हैं, तो यहाँ पर 400 अक्षरों का यूज हुआ है। ठीक है, कितने अक्षरों का, 400 अक्षरों का यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए फिर पूछा जाएगा आपसे कि जो सिंधु सभ्यता है इधर पर अभिलेख युक्त मोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं, बताना है सभी को। चलिए, तो क्या पूछा हमने कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मिली हैं सिंधु सभ्यता में, तो याद रखना है हड़प्पा से मिली है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, मोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें हैं
इस पर आकृतियाँ किस तरह से निर्मित है? तो यहाँ पे जो आकृतियाँ बनी हैं वो उभरी हुई बनी है। कैसी बनी है? उभरी हुई बनी है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलिए, एक चीज़ बहुत पूछी जाती है कि टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? क्या पूछा जाता है? टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं, ये बताना है। तो किसे कहते हैं? मृण मूर्तिकाएं को। ये चीज़ ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही पूछा जाता है कि टेराकोटा फिगरिन का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आंसर क्या होगा? मृण मूर्तिकाएं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई जो सीलें हैं, मोहरें हैं, किस माध्यम में बनाई गई हैं? मोहरों का जो इधर पर माध्यम पूछा जा रहा है, मोहरों का माध्यम पूछा जा रहा है, तो किस में बनी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बनी है सेल खड़ी में। क्या है माध्यम? सेल खड़ी में बनी है सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर क्या है? टेराकोटा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस में बनी है, तो सेल खड़ी में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर टेराकोटा में। ठीक है, देखिए बहुत फास्ट वे में करवा रहे हैं, सच में बहुत फास्ट वे में करवा रहे हैं, इसलिए अच्छे से समझते जाइए। चलिए, फिर यहाँ तक हो गया। इसके बाद पूछा जाएगा कि जो टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं? तो इसको याद रखना है, पकी मिट्टी से बनती है। किससे बनती है ये? तो ये पकी मिट्टी से बनती है टेराकोटा माध्यम में। चलिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि यही सिंधु सभ्यता से ही, मतलब तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? तो इसको याद रखना है, मध्य प्रदेश के गुनजेरिया से। कहाँ से मिलते हैं? एमपी के गुनजेरिया से। ठीक है, तो 424 यंत्रों का जो उदाहरण मिलता है तांबे का, तो कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक चीज़ आपको और दिमाग में रखनी है, ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इन्हें लिख लीजिए। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इन्हें तलवार के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। याद रखना है, तलवार के विषय में इनको कोई ज्ञान नहीं था, कोई परिचय नहीं था इनका। ठीक है, पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे सर्वोत्तम कलाकृतियाँ कौन सी हैं? हड़प्पा सभ्यता की, इसी को सिंधु सभ्यता कहते हैं ना, तो इसकी जो सर्वोत्तम कलाकृति है क्या है? छापिए जल्दी से। सबसे अच्छी कलाकृति में क्या आता है? तो याद रखना है, यहाँ की मोहरे। क्या आती है? मोहरे आती है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए आगे पूछा जाएगा आपसे कि जो सैंधव सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसमें जो घर बनते थे, केवल समझ लीजिए इसको, ठीक है, लिखाएंगे नहीं। यहाँ के जो भवन निर्माण होता था, घर का जो निर्माण होता था, उसमें पकी ईंटों का प्रयोग होता था। कौन सी ईंटों का? पकी ईंटों का यूज़ होता था। कौन सी सभ्यता में? सैंधव सभ्यता में। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है, इसमें चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो ये लिख लीजिए कि चित्रकला संबंधी जो हमें सिंधु सभ्यता से जानकारी मिलती है, लिख लीजिए, चित्रकला से संबंधित जानकारी, ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, कहाँ से मिलती है। तो ये लाल रंग के जो बर्तन हैं, उस पर जो चित्रकारी होती है ना, वहाँ से हमें मिलता है सैंधव सभ्यता में
चित्रकला से संबंधित सर्वाधिक जानकारी। ठीक है, कहाँ से? लाल रंग के बर्तनों से, लाल रंग के बर्तनों से हमें यहाँ की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रकारी की गई है बर्तनों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो चित्रकारी की गई है बर्तनों में किस रंग से की गई है। देखिए, बर्तन है लाल रंग के, लेकिन उसमें पेंट कौन सा किया गया है, मतलब किस रंग से चित्रकारी की गई है, तो ये याद रखना है काले रंग से। किस रंग से? काले रंग से। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्या देखना है? हड़प्पा के बारे में। अब बिल्कुल से पॉइंट टू द पॉइंट चलते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। एक सेकेंड, पहले कलर चेंज कर लें। चलिए, इसमें हम आपको वो दिखाते हैं, रुकिए कैसे होगा बैक। अरे भाई बैक कैसे होगा, ये है क्या? जस्ट 1 सेकेंड। नहीं बन रहा, हमसे निकालते ही नहीं बन रहा है। ये तो आ ही नहीं रहा है भाई। कहाँ पर डला हुआ है? ये है। चलिए दोनों रख लेते हैं, नहीं तो फिर बड़ी समस्या होगी। इसको हम नीचे घसीट कर ले जाते हैं, इसको फिर हम बाद में समझाएंगे। अरे इसको हम बाद में समझाएंगे, थोड़ा सा नीचे ले जाए इसको। चलिए चलिए, तो देखिए अब समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए हम क्या समझा रहे थे कि हड़प्पा के बारे में स्टार्टिंग करने से पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं। तो देखिए ये लाल रंग के पात्र पर ये जो है हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। क्या मिलता है? लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी। ठीक है, ये लाल कलर का है, ये थोड़ा सा मतलब ब्लैक एंड वाइट में है चित्र, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो चित्र संबंधित है, हो सकता है चित्र ही दे दिया जाए, पूछ लिया जाए, क्योंकि फेमस चित्र है इसलिए याद रखना है। कहाँ का है? ये हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक है, और ये लाल रंग के पात्र पर काले रंग से की गई चित्रकारी है। कब की है ये? तो ये देखो लिखा है 2500 ईसा पूर्व से ये मिलता है। ठीक है, संग्रह कहाँ है? तो याद रखना है ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में। अब हम चलते हैं हड़प्पा के बारे में। तो याद रखना है हड़प्पा का जो पता लगाया था, किसने लगाया था? तो याद रखना है किसने लगाया था इसको? तो इसको लगाया था पता कनिंघम ने। किसने लगाया था? कनिंघम ने। कब लगाया था? 1878 ईस्वी में। कब लगाया था? 1878 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, अब यहाँ से पूछा जाएगा कि हड़प्पा की जो खुदाई है कब और किसने की थी, किसने आरंभ की थी? याद रखना है 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम
साहनी ने की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी की जो खुदाई है सबसे पहले किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए थे। तो सिंधु घाटी की खुदाई में सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं किसके मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। चलिए, और यहीं से देखिए स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे हम उर्वरता की देवी कहते हैं, तो ये भी यहीं हड़प्पा से मिला है। लिख लीजिए, लिख लेते हैं, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ठीक है, याद रखना है। कहाँ से मिला है हमको, हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। और एक और पूछा जाता है कि दायमाबाद के अलावा जो तांबे से बना एक इक्का मिला है, कहाँ से मिला है, ये भी हमें हड़प्पा से मिला है। क्या मिला है, इक्का, ठीक है, याद रखना है। और ये बना किससे है, तांबे से। एक और मिला है वो महाराष्ट्र से मिला है इक्का, दायमाबाद से, ठीक है। और जो दूसरा मिला है वो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। बर्तनों पर पूछा जा रहा है, बर्तनों पर, ये जो बर्तन है ना, इस पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कलर मतलब चित्रकारी किससे की गई है, तो वो हमारी काले रंग से की गई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र जो है चाक पर निर्मित कहाँ पर मिलते हैं, ये हड़प्पा से ही मिलते हैं। लिख लीजिए, बहुरंग चित्रित पात्र, चित्रित पात्र कहाँ से मिले हैं, ये भी हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है, तो ये याद रखना है, जो इधर की मोहरें थी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंकन किसका मिलता है, तो इसमें एक सींग के वृषभ का, एक सींग के वृषभ का मिलता है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा लास्ट पॉइंट कि एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो ये भी हड़प्पा से मिलता है। इसको लिखवा देते हैं, चलिए, क्या है, एक मुद्रा पर सांप को पैर में दबाए गरुड़, किस में मिलता है ये, गरुड़ किस में मिलता है, तो ये हड़प्पा में मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से केवल इतना ही इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं मोहन जोदड़ों के बारे में, ठीक है। चलिए, अब बात होगी मोहन जोदड़ों के बारे में। चलिए, मोहन जोदड़ों के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं अब इधर से। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे पहले, तो देखिए ये जो चित्र बना है इसको देख लेते हैं, ये मोहन जोदड़ों से मिला हुआ है, पुजारी की प्रतिमा दिखाई गई है, कब की है ये, देखिए इसी को हम प्रिएस्ट किंग स्टैचू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिएस्ट किंग स्टैचू किसको कहते हैं, पुजारी की प्रतिमा को, ठीक है। टाइम पीरियड देख लीजिए, 2200 से 1900 ईसा पूर्व का है, ठीक है। किस पत्थर से निर्मित है, तो ये सेलखड़ी पत्थर से। और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 17.5 सेंटीमीटर, बहुत पूछी जाती है इसलिए याद कर लीजिए, ठीक है। 17.5 सेंटीमीटर, या फिर इंच में बोला जाए तो 6.95 इंच बोली जाएगी, ठीक है। संग्रह की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में, ठीक है। यहाँ तक ये हो गई पुजारी की बात, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा जाएगा कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था। विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, छापो जल्दी से।
तो याद रखना है ये है अपना मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस पुरातत्ववेत्ता ने की है और कब की है। याद रखना है इन्होंने 1922 में किसने की है, याद रखना है ये की है राखलदास बनर्जी ने। किसने, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से ही हमें स्नानागार मिलता है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिलता है हमको, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। लेकिन इसकी जो माप है बहुत पूछी जाती है, तो याद रखना है 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर जो है ये चौड़ा है। ठीक है, और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर जो है ये गहरा है। तो क्या याद रखना है, 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ये स्नानागार की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ बात आएगी कि विशाल अन्नागार है, कहाँ से मिला है। तो स्नानागार की बात हो चाहे अन्नागार की बात हो, दोनों मिले हैं हमको मोहनजोदड़ो से ही। ठीक है, और इसकी अगर माप पूछी जाती है इसलिए इम्पोर्टेंट है, लिखवा रहे हैं। ठीक है, 45.71 मीटर लंबा है ये। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए एक सेकेंड, थोड़ी ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलिए, तो 45.71 मीटर जो है लंबा है और 15.23 मीटर जो है ये चौड़ा है। ठीक है, ये हो गया लंबा, ये हो गया चौड़ा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपसे पूछा जाएगा इसी के बारे में कि प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है। तो ये तो सभी को पता चल जाएगा, सिंधु सभ्यता से। ठीक है, याद रखना है। लेकिन सिंधु सभ्यता में भी कहाँ से, तो ये मिलती है हमें कहाँ से, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और वो जो जो ये मूर्ति धातु की मूर्ति है, ये जो धातु की मूर्ति है तो किस धातु से निर्मित है। तो याद रखना है ये कांस्य धातु से निर्मित है। और मिलती क्या है, तो ये याद रखना है नृत्य करती लड़की। क्या मिलती है, नृत्य करती लड़की मिली हुई है, जिसे हम नृत्यांगना कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर इससे पूछा जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है 10.5 सेंटीमीटर है। इंच में बोल दे 4.1 इंच है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलिए, अगर पूछा जाएगा कि किस टाइम पर ये नर्तकी की मूर्ति का टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या है इसका टाइम पीरियड, 2700 से लेकर 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलिए आगे, चलिए देखिए, फिर आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये किस तकनीक में बनाई गई है। इस मूर्ति की जो टेक्निक है उस टेक्निक को क्या कहते हैं, तो ये याद रखना है, इसे हम कहते हैं ढोकरा कास्टिंग। क्या कहते हैं, ढोकरा कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखिए एक लिस्ट बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लिस्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं तो चलिए इसको हम बाद में करवा देंगे, लिस्ट हम बाद में करवा देंगे, पहले हम इसी को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो नर्तकी की मूर्ति है इसी को हम डांसिंग गर्ल भी बोल देते हैं, तो समझ जाइएगा डांसिंग गर्ल भी यही है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि इसको सुरक्षित कहाँ किया है, इस धातु की मूर्ति को सुरक्षित कहाँ किया गया है, तो याद रखना है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए
चलिए यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए ये बहुत पूछा जाता है कि एक सील पर एक मोहर है, इसमें हमें 3 मुख वाले देवता जिनका मतलब 3 मुख वाला देवता, अच्छा ऐसे ही लिख लीजिए, हम ऐसे ही लिखवा देते हैं, 3 मुख वाला देवता, जैसे हम कहते हैं पशुपति, पशुपति की मूर्ति मिली है, ठीक है। और ये जो मूर्ति है किस में बनी है? सेलखड़ी में बनी है, ठीक है, सेलखड़ी में बनी है। और इससे ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, दाएं बाएं वाला सिस्टम बहुत पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसको याद रखना है कि बाईं ओर, और ये हो गया दाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर, और ये हो गया दाईं ओर। तो बाईं ओर क्या क्या है? तो ये याद रखना है, यहाँ पर जीबी, बाएं हाथ में जीबी है, ठीक है। जी से हो गया गेंडा, बी से हो गया भैंसा, ठीक है, ऐसे याद करना है। और जो दाईं ओर है ये क्या क्या है? तो याद रखना है इधर पे बी एच, ठीक है, ऐसे याद करना है। बी एच, यहाँ से जी बी, यहाँ से बी एच, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है? दाईं ओर कौन है? बी एफ है, बाईं ओर कौन है? जी एफ है, ऐसे याद रखना है। तो दाईं ओर बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। और आप लोगों का दिमाग कैसा है वो हम जानते हैं, आप लोगों को कैसे खुराफात वाली चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं। तो आप लोग ऐसे ही याद करिए, दाईं तरफ कौन बैठा है? हमारा बी एफ बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है? हमारी जी एफ बैठी है, ठीक है। तो बी से हो गया क्या? बाघ हो गया। एच से कौन हो गया? हाथी हो गया। और बाईं ओर कौन बैठा है? तो बाईं ओर जी से क्या हो गया? जी से गाय नहीं, गैंडा। और बी से भैंसा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और ये मिले कहाँ से हैं? ये सब बात किसकी हो रही है? ये सब हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलिए आगे आपसे पूछा जाएगा, चलिए आगे आपसे पूछा जाएगा कि दोसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से मिली है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर बता दिया है, दोसाला ओढ़े नहीं, वो तो हमने पुजारी की प्रतिमा बताई थी, सॉरी, लिख लीजिए, दोसाला ओढ़े योगी, दोसाला ओढ़े योगी किस खुदाई से मिली है? तो ये याद रखना है, ये हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, याद रखना है। और ये जो बना है ये किससे बना है? तो ये पत्थर से बना है, ठीक है, याद रखना है। प्रस्तर मूर्तियों में ना ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि पशु आकृति युक्त मोहरे जो हैं ये कहाँ से मिली हैं? पशु युक्त मोहरे, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ से मिली है? तो आपको क्या याद रखनी है? तब भी आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। चलिए और देखिए एक फिल्म भी बनी है मोहनजोदड़ो के नाम से, उसको भी लिख लीजिए। एक है मोहनजोदड़ो के नाम से एक फिल्म भी बनी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है पूछा जाता है, इसके निर्देशक का नाम पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिए। इसका नाम है आशुतोष गोवारिकर। कौन है? आशुतोष गोवारिकर, ठीक है। इसका आंसर ये करेक्ट होता है, ठीक है। और ये बनती कब है? याद रखना है 2016 में बनती है, ठीक है। तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो ये पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। कल हम आपको लिस्ट लिखवा देंगे, ठीक है, वहाँ से आपको जो भी समस्या होगी वो नहीं होगी फिर उसके बाद, ठीक है। तो कल जो है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ये दूसरा चैप्टर जो था हमने पढ़ाया था, ठीक है।
सिंधु सभ्यता वाला ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ परसों से बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।